Hello, Jai Hind students. Very good afternoon, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की हम शुरुआत करेंगे, जो कि है इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बात यह है कि भले ही एनडीए का एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। लास्ट लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस को कवर किया था? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वहीं के एमसीक्यूज से हम शुरुआत करेंगे। उसी के हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए थे। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो हमारा रिवीजन भी होता जाएगा साथ में, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके जी, ओके, लेट्स बिगिन। The primary causative agent of malaria is, starting the poll, जवाब दीजिए। फटाफट फटाफट से बताते जाइए, रिवीजन हम लोग करते जाएंगे। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोन। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक बार फटाफट से इस चीज को सुनेंगे। प्लाज्मोडियम जो है ये आपका मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और इसको ले जाने वाला जो वेक्टर है, जो कैरियर है, वो कौन होती है? मादा एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कैरियर्स हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर्स जो हैं। इसके बाद में अगला आ जाता है, विच पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? जवाब दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम अटक रहे हो, उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में हम लोगों ने पहले पढ़ा था ए ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स, है ना? वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के दो प्रकार थे, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कि बी और टी सेल्स में से ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक ह्यूमरल प्रोवाइड कराता है, एक सेल मीडिएटेड कराता है। ह्यूमरल पूछ रही हूं, इन दोनों में से कौन करवाता है? बताओ बताओ, याद है? वेरी गुड, यस। बी सेल्स जो है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, और टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उस सेल को मार देते हैं जिसके अंदर घुसा हुआ होगा कोई भी पैथोजन। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, इसके बाद में अगला सवाल हमारा आता है, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है वायरल इन्फेक्शन का? इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी दोबारा से चर्चा करनी है। जवाब दीजिए। Which of the following is a characteristic of viral infection? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 3 बार रिपीटेड बेसिस पे पूछा गया है और बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, 26.88। इसके बारे में चर्चा करनी है हम लोगों को। चलो लेट्स डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अपने नोट्स में भी लिखते हुए चलेंगे। बेटा, जब मैं एक वायरस की बात करती हूँ, तब वायरस
एक नॉर्मल सेल नहीं है। वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है ना, लेकिन वायरस में तो नहीं होती। तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल कैसे हुई? वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता। अरे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर ही नहीं किया जाता। वो लिविंग भी है, वो नॉन लिविंग भी है, वो मझधार पे खड़ा हुआ है बेसिकली। वायरस के स्ट्रक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। देखो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर की कवरिंग है और अंदर मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, कुछ नहीं है इसके पास में। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कुछ नहीं है। ये जो बाहर ये लेयर बनी हुई है, ये कहलाती है बेटा कैप्सिड। इसको लिखते जाना, ठीक है। और कैप्सिड जो है ये एक प्रोटीन का बना हुआ कोट है, प्रोटीन का बना हुआ कवरिंग है, ठीक है। कैप्सोमियर्स इसके छोटे छोटे यूनिट होते हैं, तो यहां पे लिख लेना प्रोटीन कोट। उसके बाद में ये जो अंदर मौजूद है ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब क्या होता है मेरे बच्चे कि अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो ये रेप्लिकेट कैसे करेगा? इसके घर में किचन नहीं है, इसके घर में चाय बनाने का सामान नहीं है, तो ये क्या करता है, दूसरे के घर के ऊपर ढाबा बोलता है, वहां जाकर उसका किचन इस्तेमाल करता है और फिर उसके बर्तन इस्तेमाल करके और चाय बना के बढ़िया तरीके से पी लेता है। यानी कि ये दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरे के घर की पूरे सामान इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे सेल की मशीनरी को ये यूज कर रहा है। अगर ये दूसरे घर पे अटैक नहीं कर पा रहा है तो ये नॉन लिविंग है। भैया चाय नहीं पी तो मर ही जाएगा, तो इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक नहीं कर रहा है तब। लेकिन जैसे ही ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, उसके मशीनरी को इस्तेमाल कर कर ये खुद रेप्लिकेट हो जाता है। इसके पास खुद के पास कोई मशीनरी नहीं होती, दूसरे की इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए इसको एक टर्म दिया जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑब्लिगेट का मतलब है जो बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यानी कि जब ये वायरस दूसरे सेल के अंदर घुसेगा तब जाकर ये जीवित कहलाएगा, नहीं तो अगर ये बाहर है तो इसको नॉन लिविंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है ना, इसीलिए। तो ये ना लिविंग है ना ये नॉन लिविंग में आता है और इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है। इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर है। अब बात ये आती है कि एंटीबायोटिक से वायरल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किए जा सकते। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सिंपल सी बात ये समझो, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? ये अभी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो उन्होंने किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स की खोज करी थी? वो क्या करे थे, एक पेट्री डिश होती है बेटा, एक कांच का एक छोटा सा बाउल टाइप का रहता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको पता है। तो ये इस प्रकार का एक कांच का बाउल है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करा कि ये छुट्टी मनाने चले गए। अब छुट्टी मनाकर जब ये वापस आए तब इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया सिर्फ यहां ग्रो कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे एक फंगस है जो ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहां ग्रो नहीं कर रहा। तो फ्लेमिंग ने ये सोचा कि यार अगर ऐसे ही हम शरीर के अंदर भी करें तो शरीर में अगर ये फंगस डाल दे तो बैक्टीरिया की तो ग्रोथ ही नहीं होगी, जो बैक्टीरिया हमें बीमारी पहुंचा रहा है। यानी कि कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को रोक रहा है ग्रो करने से। यहां से हमारे पास में सबसे पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, जो कि है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम इस फंगस का नाम था और पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज करी गई थी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते, इसीलिए एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं, ये या तो सेल वॉल नहीं बनने देंगे, या ये एटीपी के प्रोडक्शन में हैम्पर कर देते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होने देंगे, या तो ये प्रोटीन नहीं बनने देंगे, या तो ये डिवाइड नहीं होने देंगे। तो बहुत सारी चीजों में वो हैम्पर करता है, यानी कि वो मशीनों को खराब कर देते हैं, वो सेल वॉल को खराब कर देते हैं। वायरस के पास ना कोई मशीन है, ना उसके पास सेल वॉल है, तो एंटीबायोटिक अटैक किस चीज पे करेंगे, है ना। इसीलिए कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में दिया जाता ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एचएमपीवी वायरस फैल रहा था, एचएमपीवी वायरस नहीं, वी का वायरस ही है, मतलब वहां पर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये चीज क्लियर है कि नहीं, फिर मैं एचएमपीवी वाली कहानी बताऊंगी। इतना क्लियर है तुम लोगों को कि क्यों वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्लियर?
बढ़िया। तो अब सुनो, एचएमपीवी फैल रहा था, न्यूज में था, इसीलिए हमें पता होना चाहिए ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम को एकदम ऐसा समझ लेते हैं कि यही है भैया सारा न्यूज का हमारा सामग्री, जो भी हमें न्यूज मिलनी है वो हमें सब इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, जो इंस्टाग्राम पे आएगा हम सब मान लेंगे। इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं बालों में ये लगाओ तो बाल बढ़ जाएंगे, चेहरे पे ये लगाओ चेहरा बढ़िया हो जाएगा, हम सब कर रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम ने बोला है। भले हमें पता भी नहीं है कि वो जो इंसान बोल रहा है उसके पास में कोई डिग्री है कि नहीं है, लेकिन हम बस माने जा रहे हैं कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक उसमें न्यूज आई कि एचएमपीवी जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उस पे एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे। अब लोगों में एकदम हाहाकार हो गया, भैया कि ऐसा कैसा वायरस है यार, इस पे एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे, अब दोबारा से लॉकडाउन लगेगा क्या, कोविड के गम से तो ऑलरेडी बाहर निकले नहीं है लोग, तो दोबारा से अब लॉकडाउन लगेगा क्या, दोबारा से दलगोना कॉफी बना के हम लोग थाली पीटने वाले हैं क्या होने वाला है। लिटरली मैं उस पोस्ट पे ना हंसने वाले इमोजीज डालकर आई थी। अब लोग वहां पे बोल रहे आप कितनी इनसेंसिटिव हैं, आप ऐसे कैसे हंस सकती हैं, यहाँ पे एक वायरस फैल रहा है जिसको एंटीबायोटिक्स भी ट्रीट नहीं कर पा रहे और आप हंस रही हैं। मैं क्या करती। तो ऐसे बहुत सारे उस पे कमेंट्स में, मेरे कमेंट पे बहुत सारे रिप्लाईज आए। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि गधों, भले ही वो जुकाम हो या फिर भले ही वो कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन हो, तुम तो एचएमपीवी की बात कर रहे हो, उसको कोई भी एंटीबायोटिक कभी भी ट्रीट नहीं कर सकता। अब क्या जुकाम के लिए हम हाहाकार मचा के ऐसा सर पीटने लग जाए कि हाय तो जुकाम तो इतना खतरनाक हो गया है कि इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे। अरे काम कर ही नहीं सकते, जनरल रूल है। एनडीए में इतनी बार पूछा गया है, गधों को पता नहीं है ये बात। वो ऐसे इंस्टाग्राम पे एकदम हाहाकार मच रखा है उस चीज का। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब भी कोई इंस्टाग्राम पे चीज देखो ना, तब उसको एक बार चेक कर लिया करो, है ना। ऐसे आंखें बंद करके हर चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि भैया ये वाला तुम विटामिन सी लगाओ, या फिर चेहरे पे बेसन मल लो, या फिर चेहरे पे टमाटर मल लो, पपाया मल लो, ये कर लो, बालों में ये लगा लो, अंडा लगा लो। अरे तरीके होते हैं हर एक चीज के, हम हर एक चीज मान जाते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, इंस्टाग्राम पे हमने देखा था ऐसा बोला है तो ऐसे ही करने का और कुछ नहीं करना। तो ये चीज याद रखना। यानी सिंपल सी बात, वायरस के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको आहत पहुंचा सके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर है। अब डन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए इसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे अलग से। अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक वायरल इन्फेक्शन है? 30 सेकेंड्स का टाइमर है। एप्पल साइडर विनेगर। बेटा एप्पल साइडर विनेगर की गोलियां आती हैं, लोग बोलते हैं कि तुम्हें पतला होना है तो एप्पल साइडर विनेगर ले लो। एक्चुअल में क्या होता है लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि हम पूरा का पूरा पत्ता खा लेंगे एप्पल साइडर विनेगर, क्या तो हम एकदम सही हो जाएंगे क्या। एप्पल साइडर विनेगर कुछ नहीं करता, तुम्हारी भूख को थोड़ा सप्रेस कर देगा, तो खाओगे कम, और खाओगे कम तो कैलोरीज कम इंटेक होंगी और तब तुम पतले हो जाओगे। ऐसा उसका कंसेप्ट है। लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि एप्पल साइडर विनेगर लिया और हम अगले दिन एकदम स्लिम ट्रिम बढ़िया, ऐसा नहीं होता, है ना। हर एक चीज के पीछे साइंस होती है जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हमारा सही जवाब क्या जाएगा? इनमें से वायरल इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। शो द रिजल्ट्स। अरे भाई रिजल्ट बता दे। चल हम तब तक डिस्कस कर लेते हैं चिकन पॉक्स। बाकी सारी बीमारियों के बारे में बात करें तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरक्लोसिस बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। चिकन पॉक्स जो होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। ओके, ग्रीन टी क्या करती है पता है? ग्रीन टी का ऐसा आता है ना, श्रद्धा कपूर ऐड करती है कि भैया ग्रीन टी पियोगे एकदम ऐसे बढ़िया हो जाओगे सब। ग्रीन टी कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, यानी कि जो तुम खाना खा रहे हो ना उसको जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कराएगी, स्टोर नहीं होने देगी शरीर में। तो ये भी नहीं है कि ग्रीन टी एकदम एक दिन में तुम्हारा काम कर देगी या एक महीने में काम कर देगी। वो सिर्फ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा नॉर्मल करती है, और नॉर्मल ही करती है, एकदम बहुत फास्ट भी नहीं कर देगी। और वो एक चाय के लिए सब्सटीट्यूट हो जाता है कि आप शक्कर नहीं लोगे फिर, क्योंकि शक्कर कैलोरीज बहुत बढ़ा देती है। इसके बाद में अगला सवाल आ जाता है, which of the following diseases is transmitted through contaminated food and water? सिंपल सी बात है यार, घर का नॉर्मल खाना खाओ, वर्कआउट करो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के नॉर्मल खाने की आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स में।
वही चर्चा करनी है। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब क्या जाएगा? टाइफाइड हो, कॉलेरा हो, गंदे पानी या खाने के थ्रू फैलते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूँ। देखो, अब सिंस हम बीमारियों की बात कर रहे हैं तो एक और चीज मैं बताती हूँ बेटा। दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक होती है इन्फेक्शियस बीमारियां, हम सुनते हैं ना कि ये बहुत इन्फेक्शियस बीमारी है भैया, और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब इनके बीच में क्या अंतर है, इस चीज को समझना मेरे बच्चे। इन्फेक्शियस बीमारियां वो होती हैं जो फैल सकती हैं, एक इंसान से दूसरे को हो सकती हैं। तो कोई भी अगर पैथोजन के द्वारा होने वाली बीमारी है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, किसी भी फंगस, किसी भी प्रोटोजोन, किसी भी हेलमिंथ के द्वारा अगर होने वाली बीमारी है तो वो 100% फैल सकती है, ठीक है। कौन सी बीमारी नहीं फैलेगी? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें विटामिन सी की कमी है तो क्या तुम्हारी वजह से सामने वाले को भी विटामिन सी की कमी हो जाएगी? नहीं। या फिर अगर तुम्हें कोई जेनेटिक बीमारी है तो क्या तुम्हारी वजह से दूसरे को जेनेटिक बीमारी हो जाएगी? नहीं। यानी कि ऐसी जो बीमारियां हैं जो किसी चीज की कमी की वजह से हैं, डेफिशिएंसी की वजह से हैं, या फिर जो जेनेटिक बीमारियां हैं, ये बीमारियां फैल नहीं सकती। याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से बताइए कि कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं, कौन सी नहीं फैल सकती हैं, तो आप इसी बेसिस पे आप इनको बता पाओगे। उसके बाद में इन्फेक्शियस में यहां पे दो प्रकार आ जाते हैं, एक तो कम्युनिकेबल और एक कंटेजियस। ये सारे शब्द हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखे हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता है, कम्युनिकेबल और कंटेजियस। अब कम्युनिकेबल वो बीमारियां होती हैं जो ठीक ठाक फैल सकती हैं, थोड़ा फैल रही हैं, ठीक है। कंटेजियस वो बीमारियां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा फैलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोविड हुआ तो अगर तुम कोविड के लिए पॉजिटिव आए और तुम्हारा कोई रूममेट है तो तुम्हारा रूममेट भी अपने आप को क्वारंटीन कर लेगा कि भाई इसको था तो 100% मुझे हो गया होगा। वो इतना ज्यादा फैल रहा था, इतना ज्यादा गति से वो फैल रहा था कि अगर तुमने खांस के छींक के किसी गेट पे हाथ लगाया, उसी गेट पे उस दूसरे वाले ने हाथ लगा लिया, तो उसको 100% हो ही जाएगा। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत ही ज्यादा फैल रही हैं उनको बोला जाता है कंटेजियस बीमारियां। तो यहां पे एग्जांपल तुम लिख लोगे कोविड का, बहुत ही ज्यादा फैल रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी इन्फेक्शियस है, कौन सी बीमारी आपकी नॉन इन्फेक्शियस है। जैसे कि कहां गया, एक आध क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो कम्युनिकेबल नहीं है? जवाब दीजिए, 30 सेकेंड्स। Not a communicable disease. ओके, सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज अगर आपको है तो आपकी वजह से सामने वाले को नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो बस टर्म का हमें मतलब समझ में आना चाहिए मेरे बच्चे। अब आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं काफी। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे मुंह पे दोबारा से टेप ना लगाऊं तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे ही रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे, बाकी और बात नहीं करेंगे, ठीक है। जिससे कि मैं तुम्हारे डाउट्स भी एड्रेस करती चलूं, नहीं तो यार रिकॉर्डेड ही दे देती, इससे बेटर है ना। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे प्लीज। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स, और इनके बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ थोड़ा पिटारे में। अच्छा तुम ये बताओ, पिटारे में मैंने तुम्हें कभी भी पहले विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में चर्चा करी है क्या कभी? हाँ या ना, बस इतना बता दो। हम बोलते हैं ना हमारा खाना एकदम न्यूट्रिशियस होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भरा होना चाहिए, तो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हमें बात करनी है। नहीं करी बात? चलो आज बात करते हैं, बढ़िया टॉपिक है, मजा आएगा इसमें। देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, पता होनी चाहिए हमें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए दिन भर के खाने में, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए दिन भर में, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं आपके कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
आपके प्रोटीन्स, फैट्स, इनकी अच्छी खासी मात्रा में हमें जरूरत होती है दिन भर में, इसीलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूं उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि बहुत कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता है लेकिन है, बिना उनके हमारा काम नहीं चलेगा, वो आपके होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। कम मात्रा में जरूरत है इसीलिए इनको माइक्रो बोला जाता है। ठीक है, अगर पहले बता भी चुकी हूं तो दोबारा से रिवीजन हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, इनमें विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। अब इनका क्या मतलब है बेटा, कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में फैट के साथ में घुलकर एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं या फिर आपके शरीर में फैट के अंदर बैठे रहते हैं। ठीक है, जिसके चलते हमें उनको डेली खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपके शरीर के फैट में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, खाने के बाद में वो वही फैट में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि वो डेली आपके शरीर के बाहर निकल रहे हैं तो आपको उनको डेली खाना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में। तो फैट सोल्यूबल में यहाँ पे जैसा कुछ बच्चे ऑलरेडी बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था कीड़ा से हम लोग याद रखेंगे, KEDA, कीड़े में फैट होता है, इसको ऐसा समझ के याद रखना KEDA। ये चारों आपके विटामिन फैट सोल्यूबल हैं और विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को ये चीज बताऊंगी कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, मतलब जिस भी चीज में फैट सोल्यूबल विटामिन है, अगर आप उनको तेल में या घी में खाओगे तो उनका आपके शरीर में बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। बेटा हम नॉलेज तो ले रहे हैं लेकिन उसका किस प्रकार से हमारे शरीर में इस्तेमाल करना है ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात आ जाती है कि ये हमें कितनी कितनी कैलोरीज देते हैं। हम जैसे खाने में कैलोरीज काउंट करते हैं ना कि इस चीज में इतनी कैलोरीज है, इस चीज में इतनी कैलोरीज है, तो किस चीज में कितनी कैलोरीज होती है ये देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो उसमें कितनी कैलोरी होती है, 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करूं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह 4 किलो कैलोरीज मौजूद होती हैं। और अगर 1 ग्राम फैट की बात करूं तो हमें पता है कि फैट्स में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, पता है ना कितनी होती है, 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। कौन सी वाली कैलोरीज हमारी बर्न होंगी, ये वाली, ये वाली या ये वाली? कौन सी कैलोरीज सबसे पहले बर्न होती हैं, बता चुकी हूं ये मैं पहले, सबसे पहले नंबर पे बताइए कौन सी कैलोरीज बर्न होती हैं? वर्कआउट करते हैं ना, कैलोरीज बर्न करते हैं, बताइए। बिल्कुल सही मुस्कान, कार्बोहाइड्रेट्स। यस, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बर्न होते हैं, दूसरे नंबर पे बर्न होते हैं फैट्स और फिर तीसरे नंबर पे बारी आती है प्रोटीन्स के बर्न होने की। और प्रोटीन्स लेकिन बर्न होने नहीं चाहिए। एक्चुअल में हमारे शरीर में एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो ऐसा है कि वो एक्स्ट्रा में स्टोरेज है कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एकदम खत्म हो गए तब जाकर शरीर सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाता है, तब जाके आपका जो शरीर है वो प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करेगा एनर्जी के लिए। लेकिन एक्चुअल में प्रोटीन्स एनर्जी देने के लिए बने ही नहीं होते हैं। ये आपका मसल बना रहे हैं, ये आपके बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स बना रहे हैं, तो ये एनर्जी देने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन शरीर इन पर अटैक करेगा जब कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स दोनों खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब भुखमरी से इंसान मरता है तब उसके मसल लॉस तब होगा जब कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स खत्म हो चुके हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हमें एनर्जी की क्विक जरूरत होती है हम ग्लूकॉन डी घोल कर पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकॉन डी ग्लूकोज है। हमने आलू का पराठा नहीं खाया, हमने पूरी नहीं खाई, हमने और कुछ नहीं खाया, लेकिन हमने ग्लूकोज पिया। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले हमें एनर्जी देगा, उसके बाद में शरीर फैट्स के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए जो भी फैट लॉस करने की कोशिश कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से हटा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से हटाओगे तभी जाकर शरीर सीधे फैट्स के ऊपर अटैक करके उनको काटना शुरू करेगा। इसीलिए कार्ब्स थोड़े कम लेते हैं जिनको भी बहुत ज्यादा मोटापा अपना कम करना होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, अब सुनते जाना यहाँ पे ध्यान से। विटामिन ए जो है, ए से आंख के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। इसको रेटिनॉल बोला जाता है। जो जो चीजें मैं मेंशन करती जा रही हूं वो चीजें तुम ध्यान से देखते जाओगे। रेटिनॉल बोला जाता है, यानी कि आपके आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी होगी?
जो आंख से रिलेटेड होगी, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे कि जेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये 2 बीमारियों के नाम हमें याद रखने जो विटामिन ए की कमी की वजह से होंगे। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? विटामिन ए हमें मिलता है गाजर से, है ना, या फिर शकरकंद से। अच्छा, शकरकंद के बारे में तुम्हें एक चीज बताऊं तो शकरकंद बहुत ही बेहतरीन होता है विटामिन ए में, विटामिन B6 में, विटामिन सी में, बहुत सारे विटामिन का ये सोर्स होता है शकरकंद, जो स्वीट पोटैटो होता है। एक स्वीट पोटैटो दिन में खाने से तुम्हारे बहुत सारे विटामिन की कमी पूरी होती है। क्या करना है, कुकर में एक शकरकंद डालो अच्छे से धो के, ठीक है, उसमें आधा चम्मच घी डालो और उसमें मीडियम फ्लेम पे रखकर ना 3-4 सीटी लगा लो। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, बहुत ही स्वाद में भी अच्छा लगेगा और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। घी क्यों डाला मैंने? क्योंकि मैंने बोला था फैट सोल्युबल विटामिन है, अगर घी डालोगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हारे शरीर में ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह से फॉलो करना। शकरकंद को अच्छी तरह से धो लेना, उसको छीलना मत, छीलना नहीं है। शकरकंद के कवरिंग में बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कवर हटा दोगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो तुमने ऐसे ही हटा दिए। आधा चम्मच घी डालना और वो स्टीम, वो जो घी है उसी में पक जाता है वो 3-4 मीडियम सीटी में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो क्या अगर मैं डेली बहुत सारी गाजर खाऊंगी तो मेरे आंखों का ये जो चश्मा है ये हट जाएगा, मैं बिना चश्मे के बढ़िया घूम पाऊंगी रिलैक्स? ऐसा संभव है क्या? तो ऐसा संभव नहीं है। तो आंखों के लिए अच्छा है, आपने बोला, फिर चश्मा नहीं हटा रहा तो काहे का आंखों के लिए अच्छा भैया? तो इस बात को ध्यान से सुनना, आपके जो आंखों का ये चश्मा है ना, ये बिना ऑपरेशन के नहीं हट सकता बेटा, भले तुम कितना भी कुछ भी खा लो। तो आंखों को ये बेटर कैसे कर रहा है, ये आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, फिर तुम्हारा नंबर उतने पे ही रुक जाएगा। लेकिन आंखों का चश्मा हटाने का सिर्फ एक तरीका है, केराटो ऑपरेटिव प्रोसीजर, जो लसिक सर्जरी वगैरह होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद में हाँ, आज शाम को करीब 8 बजे के करीब एक शॉर्ट अपलोड करवा रही हूं मैं, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि आपके चश्मे का नंबर कितना होना चाहिए तो आपको एनडीए में एंट्री मिल जाएगी, और कौन कौन से ब्रांचेस में किस किस नंबर पे एंट्री मिल जाती है, ये मैं उस शॉर्ट में मेंशन करी हुई हूं, तो ध्यान से उसको देख लेना। अब इसके बाद में विटामिन बी की अभी बात करेंगे, बाकी के विटामिन की बात करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। अच्छा, विटामिन सी के बारे में एक बात बताऊं, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाता है ये। तो विटामिन सी से रिलेटेड तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया सी एक घर की एक ट्रिक बताती हूँ मैं। जैसे तुम अगर कोई सेब काट के रखो, एप्पल अगर काट के रखो तुम, तो क्या होगा कि वो एप्पल अगर शाम तक कटा हुआ रखा हुआ है तो वो ब्राउनिश सा पड़ जाता है ना, ब्राउन पड़ जाएगा, और फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत दिनों पुराना हो गया, एकदम पुराना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे कोई भी आ रहा है, तुमने सेब काट के रखा है, वो शाम तक एकदम भूरा रंग का, एकदम ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, पुराना पुराना सा दिखने लग जाता है। तो इसका कोई हैक है क्या, कैसे हम उसको ब्राउन होने से बचा लें? तो उसका एक हैक है, प्रिजर्वेटिव्स में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी एक बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपको क्या करना है, 1 कप पानी में 1 चम्मच तुम नींबू को डालो, तो 1 चम्मच नींबू का रस 1 कप पानी में, और उसमें एप्पल का वो जो स्लाइस है उसको डुबो के रख दो। ठीक है, निकाल के मतलब फटाफट से डुबो के उसको प्लेट में रख दो। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो वो जो भूरी लेयर एप्पल पे बनती है ना, वो उसके ऑक्सीडेशन की वजह से बनती है। तो अगर उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट की लेयर लग जाएगी तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो ब्राउन नहीं होगा। तो इसको तुम ट्राई करके देखना घर पे, है ना, ऐसे ही मतलब एक्सपेरिमेंट के तरीके से इसको ट्राई करके देखना। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक प्रिजर्वेटिव विटामिन सी इस तरह से काम करता है। करना ही एक्सपेरिमेंट करना घर पे, ठीक है। टेस्ट खराब नहीं होगा क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट है। 1 ग्लास या 1 बड़े से कप पानी में अगर तुम 1 चम्मच नींबू की डालोगे, बहुत कम है वो, उसमें टेस्ट खराब नहीं होगा एप्पल का। ठीक है, चलिए, तो हाँ, विटामिन सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्सेस क्या हैं? हमें पता है जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, है ना, या फिर मौसम्बी हो गया, ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। आपके शरीर में क्या करता है? अच्छा, तुमने सुना है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि विटामिन सी सिरम, ये विटामिन सी सिरम, वो विटामिन सी सिरम, है ना। विटामिन सी स्किन पे लगा रहे हैं लोग, अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तुम्हारा चेहरा जब ऑक्सीडाइज होता जाता है ना धीरे धीरे करके एज के साथ में, तो वो डल पड़ता जाता है। तो विटामिन सी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ऑल्सो विटामिन सी कोलाजन का फॉर्मेशन कराता है। अब ये कोलाजन क्या है, तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कोलाजन पैचेस आते हैं, चेहरे पे लगाया और वो एकदम एब्जॉर्ब हो गया कोलाजन का पैच,
बकवास होती है, वो सब बकवास है। इंस्टाग्राम पे ये केमिकल्स का नाम डाल के इतना बेच रहे हैं जो कि काम भी नहीं करते। कोलाजन एक्चुअल में इतना बड़ा प्रोटीन होता है कि वो तुम्हारे चेहरे के अंदर घुस ही नहीं सकता, इतना बड़ा प्रोटीन होता है वो, है ना। लेकिन लोगों को पागल बनाना है तो वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चेहरे पे कुछ भी थोपा थापी कर लो, ठीक है, उससे कभी भी इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना एक्चुअल में उस चीज को खाने से मिलेगा। लोग खा कम रहे हैं, खा रहे हैं वो समोसा कचौड़ी और चेहरे पे लगा रहे हैं पपीता, तो क्या मतलब है फिर? पपीता खाना चाहिए बेटा, है ना। ज्यादा फायदा वो कब करेगा? जब तुम किसी भी चीज को खाओगे। तुम्हारे शरीर के अंदर से जो ग्लो आता है ना, वो चेहरे पे थोपा थापी करने से कभी भी ग्लो नहीं आएगा। तुम कितना महंगा सीरम खरीद लो, तुम कितनी महंगी क्रीम खरीद लो, सारा जो ग्लो है वो तुम्हारे वर्कआउट करने से, वो तुम्हारे अच्छी चीजों को खाने से आएगा, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़ों से खून निकलना। तो मसूड़ों से खून या तो पायरिया, उस पर्टिकुलर प्रोटोजोन की वजह से निकल सकता है, एंटमीबा जिंजिवालिस, या फिर स्कर्वी होने की वजह से, यानी कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी आपके मसूड़ों से खून निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद में विटामिन डी की बात करते हैं। बढ़िया चीज है। विटामिन डी हमें कहां से मिलती है? हाँ जी, विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है जानते हैं ना हम? धूप। सुबह की धूप, जादू की तरह सुबह की धूप में बैठ जाया करो, 9 से 11 की धूप में, बहुत बेहतरीन सोर्स होता है विटामिन डी का। लेकिन क्या वो जो धूप आ रही है वो विटामिन डी फेंक फेंक कर मार रही है हमारे ऊपर? हाँ, कि फेंक रही है तो कि हम तसला लेकर बैठ जाएंगे, आज तो विटामिन डी कलेक्ट करेंगे, फिर मार्केट में पैकेट्स में बेचेंगे, ऐसा होता है क्या? विटामिन डी सनलाइट फेंक फेंक के मार रही है तुम्हारे ऊपर? कैसे मार रही है? एक्चुअल में क्या होता है, जब सनलाइट तुम्हारे स्किन पे पड़ती है ना, तब तुम्हारा शरीर खुद से बनाता है विटामिन डी। एक लौता विटामिन है बेटा, बेटा जो ये तुम्हारा शरीर बना रहा है, एक लौता विटामिन जो तुम्हारा शरीर बनाता है वो है विटामिन डी, और धूप की मौजूदगी में बनाता है ये, ठीक है। ओके, विटामिन डी किस लिए जरूरी है? तुम्हारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। यानी कि अगर तुम विटामिन डी नहीं खाओगे ना, तो जो भी तुम कैल्शियम वाली चीज खा रहे हो वो तुम्हारे शरीर को लगेगी नहीं, वो तुम्हारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगी। और कैल्शियम क्यों जरूरी है? कैल्शियम तुम्हारी हड्डियां बना रहा है यार, तो अगर कैल्शियम ही नहीं एब्जॉर्ब होगा तो तुम्हारी हड्डियां कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगी? इसीलिए विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करवा रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कॉलीकैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। सनस्क्रीन इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, ठीक है। हार्मफुल यूवी रेज अगर आएंगी तो वो तुम्हारी स्किन को खराब करती हैं ओवर द टाइम, तो इसीलिए सनस्क्रीन अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है सुबह की धूप में भी सनस्क्रीन लगाकर बैठ जाओ, सुबह की धूप में नहीं, लेकिन अगर तुम दोपहर में कहीं जा रहे हो तो सनस्क्रीन अगर लगाओगे तो वो अच्छा होता है, वो स्किन को प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में बात आ जाती है विटामिन ई की। विटामिन ई कहाँ देखते हैं हम लोग? विटामिन ई घर में क्रीमों में देखो, तुम्हारी मम्मियां तुम्हारी बहनों की क्रीम्स में देखो विटामिन ई इनरिच्ड लिखा होता है कि विटामिन ई भरपूर है इसमें। विटामिन ई हमेशा ब्यूटी से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ऑल्सो दिस इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्यों? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में बेसिकली मदद कर रहा होता है। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बच्चे पैदा ना कर पाना, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑल्सो दिस इज नोन एज ब्यूटी विटामिन। क्यों? क्योंकि ये भी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा होता है। इसका जो नाम है वो है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल बोला जाता है इसको। इवियन, हाँ इवियन 600 के नाम से कैप्सूल आती है विटामिन ई की, बिल्कुल। अब इसके बाद में एक आ जाता है विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन के इज नोन एज फिलोक्विनोन। ये जो नाम है इनके ये याद रख लेना बेटा। विटामिन ये बेसिकली जो के है दिस इज नोन एज फिलोक्विनोन, और ये मदद करता है आपके ब्लड के क्लॉटिंग में। जब भी खून बहता है तब खून बहना अपने आप बंद हो जाता है ना, क्योंकि पपड़ी जम जाती है, दैट इज नोन एज ब्लड का क्लॉटिंग। तो ब्लड के क्लॉटिंग में कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं जरा मुझे बताइए, हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? क्योंकि सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसीलिए तुम लिस्ट बना सकते हो। तो एक तो आपका विटामिन के ही हो गया, और कौन कौन सी चीजें होती हैं बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो हो जाते हैं प्लेटलेट्स, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, और एक हो जाते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन याद है?
प्लाज्मा में मौजूद 3 प्रोटीन्स होते हैं, एक तो होता है फिब्रिनोजन, एक एल्ब्यूमिन और एक ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजन जरूरी होता है, ठीक है, ये तीनों चीजें जरूरी यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती हैं। ओके, उसके बाद में अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं है बेटा, बहुत सारे विटामिन का ग्रुप होता है विटामिन बी एक्चुअल में। उनकी बात करते हैं, उनके बारे में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है ये मैं बताती जाऊंगी तुम्हें, ठीक है। टेबल में पूरी लेकर आई हूं, याद क्या क्या रखना है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगी। विटामिन बी वन को बोला जाता है थायामीन, याद रखना है। अब ये जो है इसकी कमी की वजह से होता है बेरी, याद कैसे रखेंगे? तो बी की शुरुआत ही हो रही है, तो B1 से शुरुआत ही हो रही है ना, तो यहाँ पे जो बीमारी है कमी की वजह से उसकी भी शुरुआत बी से होगी। बेरी एक ऐसी बीमारी है जो आपके हार्ट के ऊपर अटैक करती है, जो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। इसके बाद में विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लाविन बोला जाता है, इसकी कमी की वजह से चिलाइटिस ग्लोसाइटिस हो जाता है। चिलाइटिस ग्लोसाइटिस क्या है? चिलाइटिस का मतलब होता है बेटा यहाँ माउथ के कॉर्नर्स पे ना स्किन फट जाती है बहुत ज्यादा, और ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जो जबान होती है ना वो बहुत ज्यादा स्वेलअप हो जाती है। आइटिस लगा हुआ है यानी कि सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। तो ये B2 की वजह से है। इसके बाद में आ जाता है विटामिन B3 जिसको बोला जाता है नायसिन, और इसकी कमी की वजह से ये जो बीमारी है ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, पेलाग्रा, ठीक है। ये पेलाग्रा जो बीमारी है इसको 3D बीमारी बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो कि डी से स्टार्ट हो रही है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया यानी कि लूज मोशंस, डिमेंशिया यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ये, और डर्मेटाइटिस यानी कि डर्मा, ये स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया B3। B5 का आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि इसको पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है, बस ये याद रखना है। B6 को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, और इसके बारे में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसकी कमी की वजह से होता है अनीमिया। कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनीमिया। अब एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, अनीमिया का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। और अनीमिया 4 कारणों की वजह से होता है बेटा, 4 रीजंस हैं, 4 कमियों की वजह से होता है। एक तो विटामिन B6 की कमी की वजह से, विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, और आयरन की कमी की वजह से। ये 4 कारण होते हैं अनीमिया होने के, इनको आप लिख लेंगे। B6 की अभी हम लोगों ने बात करी है ना, ये हो गया, B6 की वजह से हो गया अनीमिया। इसके बाद में बात आ जाती है विटामिन B7 को बोला जाता है बायोटिन। अच्छा, तुमने सुना है बायोटिन के बारे में? दोबारा वही इंस्टाग्राम पे बिक रहा है बायोटिन कि भैया ये हेयर गमीज खा लो, इसमें बहुत सारा बायोटिन होता है, आपके बाल एकदम बढ़िया कर देगा, आपके नेल्स एकदम बढ़िया कर देगा। यानी कि बायोटिन, एक चीज तो हमें पता है कि आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। तो क्या वो सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? क्या उससे हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा? क्या उससे हमारे नेल्स बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं, बायोटिन की डेफिशिएंसी आपके शरीर में है ही नहीं। हम क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज तो भैया, आज से तो एकदम हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए, आज से तो हम मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे, और फिर हमसे ज्यादा तो कोई पावरफुल हो ही नहीं पाएगा, हमसे ज्यादा तो कोई खूबसूरत फिर हो ही नहीं पाएगा। मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। अब क्या होता है, कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनकी आपके शरीर को जरूरत है ही नहीं, उनकी ऑलरेडी तुम्हारे शरीर में सही मात्रा है। अगर तुम उससे ज्यादा उनको लोगे तो फिर शरीर के से वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं उनको खाने का। तुम खा रहे हो वो शरीर से एक्सक्रीट हो जाएंगे, खा रहे हो शरीर से एक्सक्रीट हो जाएंगे। जिसकी कमी है सिर्फ वही विटामिन लो, और कोई विटामिन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया था, मुझे कुछ सिम्टम्स लग रहे थे कि मुझे हाँ कमी हो रही है विटामिन डी, विटामिन B12 की, तो मैंने चेक करवाया, दोनों कम निकले, तो दोनों के सप्लीमेंट्स मैंने शुरू किए हैं। बाकी कोई विटामिन लेने की मुझे जरूरत है क्या? नहीं है। क्या मुझे बायोटिन लेने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मेरा हेयर फॉल जो अगर मुझे दिक्कत है तो वो विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है। अगर मुझे बहुत जल्दी थकावट हो रही है तो विटामिन डी, विटामिन B12 की वजह से हो रहा है, उसका कारण वो था ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जिस चीज की कमी है सिर्फ वही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। B9 फॉलिक एसिड होता है, इसका सिर्फ नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि इसकी कमी की वजह से भी अनीमिया होता है। और उसके बाद में एक आ जाता है बहुत ज्यादा जरूरी, विटामिन B12। अब B12 को हम लोगों ने आखिरी कहाँ पढ़ा था, आप में से कौन बताएगा मुझे? बोटॉक्स क्या होता है बेटा? बोटॉक्स एक्चुअली में आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एज रिवर्सल करना चाह रहे हैं।
लोगों को वर्कआउट नहीं करना, लोगों को हेल्दी नहीं खाना, उनको बस ये लगता है कि डॉक्टर के पास चले जाएंगे और एकदम से हम 10 साल जवान हो जाएंगे। तो करते हैं और फिर कैसे दिखते हैं तुम्हें तो पता ही है ना। एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो बहुत ज्यादा मात्रा में आपके लिए हानिकारक भी होता है, उसकी कम मात्रा का इस्तेमाल करके चेहरे को एकदम टाइट कर दिया जाता है। थैंक यू। इंट्रिंसिक फैक्टर। आपके शरीर में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता थी। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोला जाता है। कोबालामीन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट होता है। अब इसकी कमी की वजह से जो अनीमिया होता है उसको पर्निशियस अनीमिया बोला जाता है। और विटामिन B12 आपको किसी भी प्लांट सोर्स में नहीं मिलता, यानी कि वेजिटेरियंस को मोस्टली इसकी कमी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस को इसकी कमी होगी, क्योंकि ये हम लोगों को सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, जैसे दूध दही वगैरह में मिलेगा। बाकी इसके सारे जो सोर्सेज होते हैं वो नॉन वेज सोर्सेज ही होते हैं। प्लांट सोर्स कोई भी नहीं है जो विटामिन B12 हमें दे सके। इसीलिए वेजिटेरियंस को B12 की कमी होती है, इसीलिए आपको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि B12 की जो कमी है वो आपके शरीर में बहुत सारी चीजें करवा सकती है, जैसे कि आपका हेयर फॉल करवा सकती है, आपके स्ट्रेस के लेवल को बढ़ा सकती है। तो एक बार इसको चेक करवा लेना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई विटामिन की बात। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्युबल है? सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जवाब देते जाएंगे। बेटा वेजिटेरियन सोर्स का मतलब होता है कि प्लांट बेस्ड सोर्स की मैं बात कर रही हूं। ओके, सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल। वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। 81.27 परफेक्ट। ठीक है, बता सकते हैं आराम से। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर में तो कैसे नहीं बता पाओगे। इसके बाद में इनमें से कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी की वजह से? बेटा क्रिएटिन उन लोगों को लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा हैवी वेट वगैरह उठा रहे हैं, उनको आवश्यकता होती है क्रिएटिन लेने की। नहीं तो हमारा शरीर ऑलरेडी थोड़ी बहुत मात्रा में क्रिएटिन बना रहा होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर हैवी वेट्स उठा रहे हैं तो आपके मसल को रिपेयर होने के लिए फिर क्रिएटिन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, स्टॉपिंग द पोल। सही जवाब क्या जाएगा? विटामिन डी की कमी, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है अगर जो बचपन में अगर हो गई तो इसकी वजह से नॉकनीज भी हो सकता है, रिकेट्स होने की वजह से। ठीक है, पिलाग्रा की बात करें तो ये विटामिन B3 की कमी की वजह से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से। B3 को नायासिन बोला जाता है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, ए को रेटिनॉल और विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल। अगला, इनमें से कौन सा विटामिन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। भी डेडलिफ्ट करने से क्या इशू होगा? जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बेल्ट बांध के किसी ट्रेनर के सुपरविजन में, तब तक वो कोई इशू नहीं देगा, प्रॉपर पोस्चर अगर मेंटेन है तो। स्टॉपिंग द पोल। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन ई, ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। बताया था मैंने, टोकोफेरॉल दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल, इनमें से कौन सा विटामिन एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? इतने आसान क्वेश्चन आते हैं विटामिन से। बेटा मैं सनस्क्रीन सजेस्ट आपको नहीं कर सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप
आपकी स्किन कैसी है उसके हिसाब से सनस्क्रीन होता है। आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मैट टच वाला सनस्क्रीन चाहिए होगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको थोड़ा मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन चाहिए होगा। इट डिपेंड्स कंप्लीटली। तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन के 89.32। परफेक्ट विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल, डी इज नोन एज कोलिकैल्सिफेरॉल, विटामिन के इज नोन एज फिलोक्विनोन। नाम याद रखेंगे। एंड विटामिन सी इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद में अगला आ जाता है बेरी बेरी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? देख रहे हो कितने बार पूछे गए हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। बेटा क्रिएटिन यूजुअली बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर क्रिएटिन लोगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का एडिशनली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको वाटर इनटेक अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ आपकी किडनीज पे बाद में जाकर दिक्कत दे सकती है। इसीलिए अंडर सुपरविजन ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, खुद से कभी भी ये सारी चीज़ें शुरू नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन का इंटेक रखो, तुम्हारे लेवल पे उतना काफ़ी है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। B1 इज नोन एज थायामीन। ठीक है, साइनोकोबालामीन, पायरिडॉक्सिन, थायामीन, राइबोफ्लाविन। नाम याद रखिएगा। इसके बाद में नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। स्टॉपिंग द पोल ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो विटामिन ए यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में अगला, विच विटामिन इज नोन टू प्रिवेंट स्कर्वी? स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। वेट गेन करने का तरीका है, आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, यानी कि आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम कीजिए, उसी से आपका वेट गेन हो पाएगा बेटा। इसका मतलब ये नहीं है उल्टा सीधा खाएं, उल्टा सीधा खाने से सिर्फ पेट निकलेगा, वेट गेन नहीं होगा। ओके, स्कर्वी प्रिवेंट करने के लिए स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन सी नोन एज अस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद में अगला, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मेंशन नहीं है यहां पे। पीनट बटर इज वेरी गुड। पीनट बटर तो मेरा फेवरेट है, इनफैक्ट पता है मेरा ब्रेकफास्ट में पीनट बटर होता है ब्रेड के साथ में। हाँ, पीनट बटर इज गुड फैट। ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन, एक रीकल का सनस्क्रीन आता है, वो अच्छा है, मतलब जितना मैंने यूज किया है, इट्स नाइस, उसको यूज कर सकते हो। स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब क्या जाएगा? रिचेस्ट सोर्स है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीट, क्योंकि नॉन वेज सोर्सेस में सबसे ज्यादा होता है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं पूछ रखा है, लेकिन इतना तुम्हें एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ये बताइए। जिम ज्वाइन करना है तो प्रोटीन लेना चाहिए क्या? चलो इसका जवाब इस क्वेश्चन के बाद में देती हूं मैं। सब पूछ लो, सब पूछ लो। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पेलाग्रा विच इज ऑल्सो नोन एज अ 3D डिजीज, 3D डिजीज यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, तीन चीजें यहाँ पे एसोसिएटेड होती हैं। ओके, स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब यहाँ पे जाएगा विटामिन B3, दैट इज नायासिन 65.14। याद कर लो इस चीज को। अब बात आ जाती है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तब एक्चुअल में क्या हो रहा है?
वर्कआउट करते टाइम हमारी मसल ग्रो क्यों करती है, मसल ग्रो करने के पीछे क्या सिनेरियो है। एक्चुअल में जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, जब हम बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं, फिर नॉर्मल हम वेट उठा रहे हैं, तब हमारी मसल में बहुत माइक्रो टीयर्स आते हैं, छोटे छोटे, उसमें इंजरीज हो जाती हैं मसल के अंदर, इसीलिए बहुत एकदम दर्द होता है ना। तो वो जो छोटी इंजरीज हैं, अब शरीर उनको रिपेयर करेगा। अब जब शरीर उनको रिपेयर करता है तब उस मसल का साइज बढ़ जाता है रिपेयर करने की वजह से। अब रिपेयर करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हारी मसल किस चीज की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, यानी कि रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसीलिए प्रोटीन का इंटेक जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन आपको आपके खाने के सोर्सेस से अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि 2 कटोरी दाल से आपके दिन भर का प्रोटीन का इंटेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रोटीन इंटेक अपना अपने बॉडी वेट के हिसाब से लेना पड़ता है, जिससे कि आपकी मसल की रिपेयरिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो वेट लिफ्टिंग के बाद में। ठीक है, क्रिएटिन की बात हुई तो क्रिएटिन फिर एक और हायर लेवल पे चला जाता है, और मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम लोग क्रिएटिन लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तुम्हारे लिए प्रोटीन जितनी मात्रा में जरूरी है उतना ले लो, उतना ही काफी होता है। ठीक है, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा स्किन केयर पूछ रहे हो, तो मेरा स्किन केयर मैं तुमको बताती हूँ। जैसे आज से कुछ साल पहले की बात है, मेरा बहुत ज्यादा वेट था, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे। फिर मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब मेरे हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे, तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल भी नहीं आएंगे, और खाना भी मेरे को एकदम हेल्दी खाना चाहिए। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब से मैंने वर्कआउट करना चालू किया है, आपका स्किन बेटर होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाते हैं। आप जब भी वर्कआउट करते हो तब चेहरे पे एकदम से ऐसा लगता है ना, चेहरा एकदम गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन साथ में बढ़ेगा, तो आपका चेहरा बेटर होगा। आप वर्कआउट करोगे, आप हेल्दी डाइट खाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खा रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा शक्कर खा रहे हो, तो क्या होता है, शक्कर की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और फिर आपको पिंपल ज्यादा होंगे। तो अगर आप व्हाइट शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप बहुत ऑयली खा रहे हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है वेट गेन, या फिर आपके चेहरे पर दिक्कत की। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ये सारी चीजें कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ मिनरल्स की। ठीक है, विटामिन्स की बात कर ली है, मिनरल्स की बात करते हैं। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सबका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम क्यों जरूरी है? क्योंकि ये तुम्हारी हड्डियां बना रहा है भैया। तो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होगा? कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी भैया। तो हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स, ये सब हो जाएगा। और कैल्शियम तुम्हारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी था। याद करने की कोशिश करो, 2 मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रोटीन्स थे, एक्टिन और मायोसिन, जिनके लिए कैल्शियम की आवश्यकता थी, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो रहा था। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इसकी जरूरत होती है, और बोन एंड टीथ फॉर्मेशन की भी इसके लिए जरूरत होती है। अगर हम हमारे दांतों की बात करें तो दांत किसके बने हुए हैं? कैल्शियम के, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के। इसके बाद में आयरन की बात करें तो भैया आयरन तो तुम्हारे खून में मौजूद है, तुम्हारे हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन जरूरी है। तो आयरन की कमी की वजह से तो अनीमिया होता है भैया, बता चुकी हूं मैं तुम्हें पहले। तो आयरन भी हमें पता है पहले से, आयोडीन भी हमें पता है। हम थायराइड ग्लैंड पढ़ चुके हैं, गले में जो थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, जो थायरोक्सिन बनाता है आयोडीन की मौजूदगी में। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो फिर गले में स्वेलिंग आ जाती है, घेंगा जिसको बोला जाता है, गोइटर बोला जाता है। ऑलरेडी इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। थायराइड फंक्शन में दिक्कत आ जाएगी, गोइटर बेसिकली यहां पे हो जाता है। इसके बाद में फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही आपकी हड्डियां, आपके दांत बनाने के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं एटीपी, एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है तुम्हारी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी के लिए भी इसकी जरूरत होती है, बोन फॉर्मेशन के लिए भी इसकी जरूरत होती है। ये चीज जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो फॉस्फेट इसलिए जरूरी होता है, फॉस्फोरस। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम एक ऐसा है जो बहुत सारे रिएक्शंस में एंजाइमेटिक एक्टिविटी दे रहा होता है। वैसे अगर प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल है, वो मैग्नीशियम का बना होता है। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। इसकी डेफिशिएंसी वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बतियाना बंद करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, अभी नहीं सुनोगे दिक्कत होगी बेटा, है ना।
सही में दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं है अभी एग्जाम को, क्लास में याद करने की कोशिश करो, बतियाओ मत ज़्यादा। तो हमारे डाउट सॉल्व कर रही हूँ ना मैं, चैट ऑन इसीलिए किया है जिससे डाउट सॉल्व कर सकूँ, या फिर मैं चैट ऑफ करके पूरा पढ़ा कर चली जाऊँ, कोई डाउट्स एड्रेस नहीं करूंगी फिर मैं, अभी बोल रही हूँ, बंद कर दो बतियाना। ठीक है, आज की क्लास में जानबूझ के मैं चैट ऑन रखने की कोशिश कर रही हूँ यार, कि जिससे हम थोड़ी बात कर सकें, जैसे कि तुम्हारे डाउट्स जो हैं नॉर्मल न्यूट्रिशन को लेकर वो मैं सॉल्व कर सकूं यार। चलो अब सोडियम की बात करते हैं। सोडियम और पोटाशियम ये दोनों ही ऐसे हैं, Na+ और K+। हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा था कि न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सोडियम और पोटाशियम आयंस की वजह से हो रहा है। याद करने की कोशिश करो, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सोडियम और पोटाशियम दोनों ऐसे हैं जो आपके फ्लूइड के बैलेंस को भी संभाल रहे हैं। फ्लूइड के बैलेंस को यानी कि हर आपके शरीर में पूरा ऑस्मोटिक बैलेंस ये संभाले हुए हैं, यानी कि जिस चीज का जितना मात्रा, जितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए उतना ही रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए ये दोनों जरूरी हैं। जिंक की बात करें तो जिंक का काम आपकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो बस इम्यूनिटी लिख लेना, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फ्लोरीन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा। जैसे कि अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो आपके टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड मौजूद होता है, ठीक है। अब टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड क्यों मौजूद है, वो क्या कर रहा है बेसिकली, एक्चुअली जो आपके दांत हैं वो बने हुए हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के। अब जब आप सोडियम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन होना चाहिए, तब क्या होता है, ये कैल्शियम फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, हाइड्रोक्सी की जगह कैल्शियम फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर एनामल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो घुलेगा नहीं और आपके दांतों में सड़न यानी कि कैविटी नहीं होगी। तो यानी कि फ्लोराइड जो है ये आपके दांतों के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक नियंत्रित मात्रा में। अगर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे कि अगर हमारे पीने वाले पानी में बहुत ज्यादा फ्लोरीन की मात्रा हो जाती है तो आपके दांतों में मॉटलिंग हो जाती है। बहुत ज्यादा मात्रा अगर हो जाती है फ्लोरीन की तो मॉटलिंग ऑफ टीथ होती है। मॉटलिंग ऑफ टीथ का मतलब क्या होता है बताती हूँ, गूगल पे इसकी इमेज देखते हैं, मैं स्लाइड में तो लेकर नहीं आई हूं। ये देखो, ऐसा पीलापन अजीब सा आ जाता है दांतों में जो स्केलिंग वगैरह से भी नहीं हटेगा। ये नॉर्मल आप दांत साफ करवाने जाओगे तो उससे भी नहीं हटेगा, ऐसा मॉटलिंग हो जाता है। अगर आप बोरिंग का पानी पीते हो ना बेटा, तो बोरिंग वाले पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से इस प्रकार का येलोइशनेस आ जाता है दांतों में, इसी को मॉटलिंग ऑफ टीथ बोला जाता है। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन की ना बहुत कम मात्रा अच्छी है ना बहुत ज्यादा मात्रा अच्छी है, एक नियंत्रित मात्रा होनी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद में अगला आ जाता है कॉपर। कॉपर जो है वो आपका रेड ब्लड सेल बना रहा है, रेड ब्लड सेल बनाने में मदद कर रहा होता है, इसीलिए ये जरूरी होता है। सेलेनियम की बात करें, ये बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये विटामिन ई के साथ मिलकर काम करता है। मैंने कैसे याद रखा था पता है, सेलेना गोमेज से याद रखा था कि वो खूबसूरत सी है, तो विटामिन ई भी खूबसूरती का राज होता है, तो सेलेनियम भी विटामिन ई की तरह एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। मैं इस तरह से याद रखती हूँ, कहीं से कुछ भी कनेक्ट कर लो, अल्टीमेटली तुम्हारे दिमाग में कनेक्शन बनना चाहिए तो तुम्हें चीजें याद रहेंगी। इसके बाद में आ जाता है सल्फर। सल्फर आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है बेटा, और प्रोटीन तो भैया कितना जरूरी है हमें पता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, अब तुम्हें पता है क्लोरीन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तुम्हारे पेट में जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यार, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन मौजूद होता है ना HCl, तो यानी कि ये किसमें रोल प्ले करता है, आपका डाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज भी आपकी हड्डियों के लिए थोड़ा यूजफुल होता है, एक बैकग्राउंड डांसर की तरह होता है मैंगनीज। मेन कौन है, कैल्शियम और फॉस्फेट। मैंगनीज भी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहा है। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके ऊपर चलो ठीक है,
एक क्वेश्चन ये है, विच मिनरल हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन, बताओ जरा। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है, पता है, और दैट इज गुड। डार्क चॉकलेट 70-80% जो डार्क चॉकलेट आती है ना, वो अच्छी होती है, मैग्नीशियम होता है उसमें। ऐसा नहीं कि हम भर भर के फिर चॉकलेट ही खाए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में खाओ, अच्छी है वो, तो टेस्ट में भी अच्छी लगती है। नीतू सिंह बेटा फिर डेंटिस्ट को दिखाओ आप। डेसिडस टीथ जब हटेंगे तब जाके परमानेंट टीथ प्रॉपर पोजिशनिंग लेते हैं। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ो और कैल्शियम के ऊपर जवाब लगा दो। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 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 चलो एक बीमारी के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत ही अजीब सी चीज है, बहुत ही लेकिन बढ़िया सी चीज है। ऑटो इम्यून डिजीजेस एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा शरीर कब लड़ना शुरू करता है, जब कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे शरीर के अंदर आता है ना, तभी एकदम से शरीर एक्टिवेट हो जाता है, सारे व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो है। पढ़ लो, दोबारा बोल रही हूँ, ऐसा करो तुम कर लो बातें, फिर मैं बताती हूँ। बोलूं, ठीक है। हो गया तुम लोगों का, कर लो बात, करो 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 बात करो। बोलूं मैं, हो गया, चलो अब सुनो। एक्चुअल में ये होता है कि जब भी तुम्हारे शरीर में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है ना, तब तुम्हारा शरीर उसके अगेंस्ट लड़ रहा होता है। लेकिन कभी कभार शरीर एकदम भौरा जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने ही शरीर के किसी हिस्से को फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ लेता है और उसके अगेंस्ट धावा बोल देता है, यानी शरीर अपने खुद के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, खुद के शरीर की चीज खराब करने लग जाता है। और ऐसी बीमारियों को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून यानी खुद के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डायबिटीज में पढ़ा था टाइप 1 में। टाइप 1 में मैंने तुम्हें बताया था कि ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर खुद के ही पैंक्रिएटिक सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है जो कि इंसुलिन बना रहे हैं। इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है उन पे शरीर खुद से धावा बोल चुका है। और एग्जाम्पल्स इसके होते हैं र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन, ठीक है। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज का टाइप 1 हो गया, या फिर मायस्थेनिया ग्रेविस हो गया। तो ये ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो कि ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया भी है कि इनमें से कौन सी एक ऑटो इम्यून बीमारी है जहां पे इम्यून सिस्टम अपने खुद के ही बॉडी के टिश्यूज पे अटैक कर देता है। तो जवाब गया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये चीज भी हम लोगों को एक पता होनी चाहिए। और क्वेश्चंस देखते हैं। डेंगू फीवर किस कारणवश होता है? डेंगू भी न्यूज में था, मैंने तुम्हें बताया था, क्यों? इसका रीजन बताइए मुझे। बेटा कैंसर जो होता है उसमें नॉर्मल सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसके चलते उनको ये पता है कि अब उनको डिवाइड करना है, अब उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो उनके शरीर के अंदर की जो मशीन है ना वो खराब हो जाती है, तब वो एकदम भौरा जाते हैं, एकदम पगला जाते हैं और बहुत रैपिडली डिवाइड करने लग जाते हैं। तो उसको बोला जाता है कैंसर। इसके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। हाँ खुशबू, एग्जैक्टली वो टाइप 1 डायबिटीज है मेरे बच्चे, जहां पे इंसुलिन लेना पड़ता है। यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वायरस, डेंगू वायरस। मैम हम तो भूल गए, रिविजन क्या होता है वो हमें पता ही नहीं है। डेंगू इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, जिसका वेक्टर कौन था याद है? जिसका वेक्टर था एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, जो कि चिकनगुनिया भी फैला रहा था। सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ध्यान नहीं देते मैम हम।
बता रहे होते हैं हम। उसके बाद में इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर की वजह से फैलती है? भारती बेटा, पीसीओडी का हमेशा एक ही सोल्यूशन है, आप हेल्दी डाइट मेंटेन करें, आप एक्सरसाइज करें, बाकी सब संभल जाएगा अपने आप। ओके, सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेरिया। ठीक है, इंडिया मलेरिया को 2030 तक हटाना चाहता है, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी है जो मच्छरों की वजह से फैल रही है, उसके लिए इंडिया ने क्या स्टेप उठाया है? तो एक मछली है जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, गंबूजिया, क्योंकि जहां पे भी पानी भरा हुआ होता है वहीं से मच्छर होते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मछली को इंट्रोड्यूस किया है जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है, जिसकी वजह से फिर मच्छर पैदा नहीं होंगे। गंबूजिया एक फिश है, 2-3 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस भी की गई, 2025 में न्यूज में भी थी ये। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि एक ऐसी मछली है जो मॉस्किटो के लार्वा को तो खा रही है, लेकिन साथ साथ में दूसरी मछलियों को भी खा जा रही है। तो दूसरी मछलियां जबरदस्ती बलि का बकरा बन रही हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा गंबूजिया पे नजर रखी जा रही है। और गंबूजिया आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, गुरु माता किताब में भी। तो इससे भी अगर सवाल पूछ लिया जाए तो बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एक तरीका हम लोगों ने अपनाया है। इसके बाद में पर्निशियस अनीमिया कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है? मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी, आंखों के लिए क्या सोल्यूशन है, सब बता चुकी हूं पहले पिटारे में। ओके, सही जवाब क्या जाएगा? पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 77.5 राइट। ठीक, ओके। कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? नॉकनीज के सोल्यूशन के लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। शॉर्ट्स देखते नहीं हो क्या तुम लोग? मेडिकल पे बना रही हूँ मैं एक एक करके सारे शॉर्ट। नॉकनीज पे जा चुका है, डेंटल पॉइंट्स पे जा चुका है ऑलरेडी। ओके, सनशाइन विटामिन यानी कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? स्टॉपिंग द पोल, सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन डी, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉलीकैल्सिफेरॉल। सारे विटामिन के नाम याद होने चाहिए। ए रेटिनॉल, B12 साइनोकोबालामीन, कोबालामीन क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए तो पिटारा देखते हैं, फिर लीडर बोर्ड देखेंगे, नहीं तो तुम अपनी रैंकिंग डिस्कस करते रह जाओगे। ध्यान से सुनना जो मैं चीजें बता रही हूँ। बताऊं? हाँ, कैरिंग एंगल पे अगला शॉर्ट मैं बना दूंगी, डोंट वरी। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है ना अभी, तो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा जुकाम की शिकायत होती है, बहुत इम्यूनिटी हमारी वीक सी हो जाती है। तो एक सोल्यूशन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान से उस चीज़ को सुनना। रात में सोने से पहले आधा ग्लास दूध, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी क्या करती है? हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है, बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है हल्दी। ठीक है, स्पाइसेस वैसे भी आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो हल्दी आपके लिए, हल्दी वाला दूध हम लोग हमेशा बोलते हैं ना बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, हमें ये तो पता है कि हम हल्दी वाला दूध पिए, लेकिन हम उसमें एक चीज़ भूल जाते हैं, हमें उसमें चुटकी भर काली मिर्च डालनी है। क्यों? काली मिर्च जो है, काली मिर्च में होता है पाइपरिन। पाइपरिन होता है काली मिर्च के अंदर। ठीक है, ये क्या करता है? हल्दी में मौजूद होता है कुर्क्यूमिन।
तो पाइपरिन एक्चुअल में कुर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करवा देता है, यानी कि ये हल्दी को बेटर एब्जॉर्ब करवाएगा तुम्हारे शरीर में। जैसे कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो भी आपके विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, उनको आपको घी तेल के साथ में खाना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो हल्दी है, हल्दी को हमेशा काली मिर्च के साथ में लेना चाहिए, और बहुत सारी काली मिर्च नहीं। जैसे आधा ग्लास दूध है, उसमें 1/4 चम्मच तुम हल्दी डालोगे और 1 चुटकी तुम काली मिर्च डालोगे, जिससे ये तुम्हें और ज्यादा फायदा करेगा। ये सारी चीजें केमिकल रिलेटेड हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होती तो हम इतना ध्यान नहीं देते। तो ये डेली रात में सोने से पहले तुम कंज्यूम करना शुरू करो। लिटरली बता रही हूँ, तुम्हें जुकाम नहीं टच करेगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार नहीं पड़ोगे तो तुम्हारे क्लासेस का लॉस नहीं होगा, क्लासेस का लॉस नहीं होगा तो बैकलॉग नहीं होगा, बैकलॉग नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी तो कॉर्टिसोल नहीं होगा, कॉर्टिसोल नहीं होगा तो बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। सिंपल सी चीज, हर एक चीज कनेक्टेड होती है, हर एक चीज रिलेटेड होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आज से शुरू करोगे मेरे लिए प्लीज, रात में आधा गिलास गरम हल्दी वाला दूध, चुटकी भर काली मिर्च डाल के शुरू करोगे, बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है मेरे बच्चे? और आज देख लेना वो शॉर्ट डलेगा। लीडर बोर्ड देखते हैं। नीरज, प्रिंसी, अर्पित, प्रणव, राहुल, वैभव, हर्षित, हर्ष और शशांक 18 करेक्ट हैं। टॉप 8 बच्चों के 19 में से 19 किसी के सही नहीं है। हाँ, द लीस्ट एवरेज टाइम 1.24 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ और हमेशा बोलूँगी, जब भी तुम मुझसे मिलोगे भी सिलेक्शन के बाद, तब भी मैं तुम्हें यही बोलूँगी हमेशा, दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सारा खेल इस दिमाग का है और दिमाग तुम्हारे शरीर में वास करता है। शरीर को बढ़िया रखो, तुम्हारा दिमाग बढ़िया तरीके से चलेगा और वैसे ही तुम रेस में आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। उसके बाद में चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वो प्रोबेबली हमारा आखिरी लेक्चर होगा जो हमारी अगली क्लास होगी। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि मैंने सबके डाउट्स आज रिजॉल्व किए होंगे। ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है।